आज हमारे व्याख्यान का विषय है सांग परंपरा का विकास। सबसे पहले हम जानेंगे कि सांग होता क्या है, सांग किसे कहते हैं। सांग लोक साहित्य का एक अभिन्न अंग है। लोकमंच की विभिन्न शैलियों में सांग का एक अपना ही स्थान है। सांग एक लोक कला है जिसे नाट्यात्मक संगीत प्रधान जन कला कहा जा सकता है और इसमें अभिनय, संवाद, संगीत, गायन, नृत्य, कथा, भक्ति, अध्यात्म अनेक विषयों के अनुसार सभी तत्वों का तालमेल समाहित होता है। अगर इसके उद्भव और विकास की बात करें तो हरियाणा में, हम हरियाणवी सांग परंपरा की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा में वर्तमान में लोग जिस सांग विधा या शैली से परिचित हैं उसका विकास बहुत धीरे धीरे हुआ है। विभिन्न विद्वानों के वर्गीकरण के आधार पर हम इनके उद्भव और विकास को, सांग परंपरा के उद्भव और विकास को हम इन चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो चरण विद्वानों ने बांटा है वो है संक्रमण युग। इसका जो समय है संक्रमण युग का 1200 ईस्वी से लेके 1750 तक माना जाता है और इसी युग में सांग परंपरा का उद्भव हुआ माना जाता है। श्री राम नारायण अग्रवाल के मतानुसार 11वीं शताब्दी में पंजाब के मल नामक जाट और रावत जो राजपूत थे, रंगा जुलाहा, इन्होंने मिलकर एक सांग मंडली बनाई थी। इन लोगों ने गांव-गांव घूमकर सांगों द्वारा जनता का मनोरंजन किया। इनके बाद पंडित राम कृष्ण व्यास के अनुसार 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही सांग का अपने अस्तित्व में आ चुका था। गुजराती ब्राह्मण बिहारी लाल से हरियाणवी सांग का ये उद्भव मानते हैं। जो पंडित राम कृष्ण व्यास है वो उनका ये मानना है कि जो गुजरात के ब्राह्मण बिहारी लाल हैं उन्होंने हरियाणवी सांग परंपरा का आरंभ किया है। तो संक्रमण काल में हुए किशन लाल भाट, उनको सांगों के पितामह के नाम से जाना जाता है। उन्हें किशन लाल भाट को सांगों का पितामह कहा जाता है। संक्रमण युग के बाद जो दूसरा युग आता है वो होता है, उसका नामकरण रखा गया है प्रारंभिक युग, जहाँ से सांगों का सही मायने में आरंभ हुआ। एक परंपरा जो निरंतर बही, वो चली 1750 से 1850। ये जो 1750 से 1850 का युग है, इसको विद्वानों ने प्रारंभिक युग का नाम दिया है। इसकी समय सीमा है। इस युग में नूर तहसील से 6 मील दूर एक अकलहेड़ा गांव में जन्मे सादुल्ला ने सांग परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने मेवाती भाषा में पांडुन का कड़ा नामक महाभारत की रचना की। इस युग में बंसीलाल के 3 सांग, गुरु गुग्गा, राजा गोपीचंद, राजा नल, ये बहुत प्रसिद्ध हुए। इसके बाद जो तीसरा युग, जिसे उत्कर्ष युग कहा गया है विद्वानों ने, उसका समय 1850 से लेकर 1950 ईस्वी तक आया है। अली बख्श के सांगों में, यहाँ इस युग में अली बख्श के सांग थे। उन्होंने श्री कृष्ण लीला, पद्मावत, फिसाने अजाइब आदि प्रमुख सांग लिखे। इनके बाद, अली बख्श के बाद योगेश्वर बालक, उन्होंने पूरनमल भक्त, निहालदे नर सुल्तान आदि सांगों को लिखा। हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी, मशहूर जो सांगी थे ताऊ सांगी, उन्होंने रुक्मिणी विवाह एक पदबद्ध सांग की रचना की। इनके बाद दीपचंद आए और दीपचंद ने सही रूप में सांग विधा को एक नई दिशा दी। उन्होंने सोरठ, सरंदे, राजा भोज, नल दमयंती, गोपीचंद महाराज आदि अनेक सांगों की रचना की। इनके बाद बाजीराम के बाद हरदेवा, इन्होंने भी सांग परंपरा को आगे बढ़ाया और इसी युग में सांग सम्राट पंडित लक्ष्मी चंद का सत्यवान सावित्री जो सांग था वो बहुत प्रसिद्ध हुआ। सांग परंपरा का जो चौथा युग है उसे आधुनिक युग कहा जाता है, जिसकी समय सीमा 1950 से लेकर अब तक की है। 1950 के बाद जितने भी सांग लिखे गए हैं उन्हें आधुनिक युग में रखा जाता है। इस युग में जो प्रमुख सांगी थे वो थे मांगे राम। मांगे राम ने 40 सांगों की रचना की। ये माना जाता है कि उनके 40 सांग हैं। इसमें अजीत सिंह राजबाला, छैलबाला, अमर सिंह राठौर, चाप सिंह, हीर रांझा, कृष्ण सुदामा इत्यादि अनेक इनके प्रसिद्ध सांग आए हैं। उनके बाद, मांगेराम के बाद, श्री धनपत ने हीर रांझा,
जानी चोर व गोपीचंद लिखा। फौजी मेहर सिंह ने सरवर नीर सुभाष चंद्र बोस लिखा। डॉक्टर रणबीर सिंह दहिया, उन्होंने शहीद जसबीर सिंह चंपा चमेली सांग लिखे। इनके बाद सुभाष चंद्र शास्त्री के दुर्गा भाभी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि सांगों ने हरियाणवी सांग परंपरा को आगे बढ़ाया। तो इस तरह से जो हमारी सांग परंपरा है, अगर हम उनके विद्वानों के अनुसार माने तो इनका जो प्रारंभ है वो 1200 ईस्वी से शुरू हुआ, लेकिन ये अपने प्रारंभिक रूप में 1750 से आरंभ होकर निरंतर जो परंपरा है वो चल रही है। अब आगे बात करते हैं सांग परंपरा की विशेषताओं की। तो एक सरसरी सी दृष्टि हम इनकी विशेषताओं के ऊपर डालेंगे कि इन सांगों में, जो हरियाणा में सांग लिखे गए हैं, उनकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो तो हरियाणा का गुणगान। इन्होंने अपने सांगों के माध्यम से हरियाणा प्रदेश का गुणगान किया है। यहाँ की माटी, यहाँ का खान पान, रहन सहन, जो शारीरिक शौष्ठव है, मेहनतकश किसान है, यहाँ के बहादुर वीर जवान है, इन सब का खुलकर इन्होंने इनका यशोगान किया है, इनकी प्रशस्ति का गायन किया है। अन्य विशेषता है सामाजिक रूढ़ियों का खंडन। इन्होंने अपने सांगों के माध्यम से समाज में फैली हुई रूढ़ियों का, वर्ग भेद का खंडन किया है। तत्कालीन समाज, जब ये सांग लिखे गए थे उस समय स्टार्टिंग में, नारी जो थी वो रूढ़ियों के बंधन में जकड़ी हुई थी। स्त्रियों को, कन्याओं को ये हक नहीं था कि वो अपनी इच्छा के अनुसार अपना विवाह करें, अपने लिए अपना वर ढूंढें, जिसका वर्णन ताऊ सांगी ने रुक्मिणी के माध्यम से किया है। एक अन्य विशेषता है राष्ट्रीय एकता की भावना। ये नहीं है कि हरियाणा के सांगियों ने केवल और केवल हरियाणा के ही गौरव का गान किया है, बल्कि हरियाणा के गौरव गान के साथ साथ इन्होंने राष्ट्रीय एकता की भावना पर भी बल दिया है, जिससे इन्होंने स्पष्ट किया है कि हर भारतवासी को देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अन्य विशेषता श्रृंगार भाव। आधुनिक सांगों में श्रृंगारिकता की दृष्टि, जो श्रृंगारिकता है उसको भी हम देख सकते हैं। श्रृंगारिकता दृष्टिगोचर होती है। विभिन्न पौराणिक ऐतिहासिक प्रसंगों के माध्यम से श्रृंगार की योजना की है, लेकिन इनकी जो श्रृंगारिकता है वो कहीं पे भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती। भाषा शैली की बात करें तो सांगों की भाषा बहुत सरल है, सहज है और रोचक हरियाणवी भाषा है। साथ ही साथ तत्सम और तद्भव शब्दों के अलावा उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, पंजाबी, खड़ी बोली आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। सांगियों ने अपनी भाषा में अभिधा, लक्षणा व व्यंजना तीनों शब्द शक्तियों का प्रयोग किया है। साथ ही विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से इन्होंने अपनी भाषा की सशक्तता को बढ़ाया है।